हेलो फ्रेंड्स, रिलाई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र में लेसन 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में किया। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। यानी 1949 ईस्वी में जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, तो उसके अध्यक्ष जो थे PC महालनोबिस थे। इसके सदस्य गाडगिल एवं BKR राय थे। इसके सदस्य गाडगिल एवं BKR राय थे। राष्ट्रीय आय निकालने का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान BKR ने किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऐसे कि राष्ट्रीय आय निकालने का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था, तो आपका आंसर इसका होगा BKR राय ने। चलिए तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपका ये मिलेगा, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना का जो वित्तीय वर्ष माना गया है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी NSO के द्वारा की जाती है, किंतु पहले राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती थी। पहले राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता था, परंतु अब वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को किया गया था। वर्तमान में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का गठन किया गया है। मतलब CSO और NSSO को मिला दिया गया है और उसके स्थान पर NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय के माप में आधार वर्ष एवं गणना की विधि में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किए गए हैं? तो वर्ष 2004-05 के बजाय 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। यानी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय निकालने का आधार वर्ष है वो आपका 2011 से 12 है। दूसरा आपका परिवर्तन क्या किया गया है? GDP के स्थान पर GVA की गणना की जाने लगी है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्थान पर GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना की जाने लगी है। 2019 के BPSC में पूछा गया था क्वेश्चन कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा GDP से या राष्ट्रीय आय से।
हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो जीडीपी से या राष्ट्रीय आय से। अगर राष्ट्रीय आय हमें निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, y = c + i + g + x - m। मतलब y को हम क्या कहेंगे? तो y का मतलब राष्ट्रीय आय से है, c का मतलब उपभोग व्यय से है, i का मतलब निवेश व्यय से है, g का मतलब सरकारी खर्च से है और आपका x - m का अर्थ होता है निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात और आयात का अंतर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। मतलब भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति जो 1991 ईस्वी में लाया गया था, उस पर वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण पर जोर दिया गया, यानी बल दिया गया। अब आपका है जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मान को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मान को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत है आपका, ये बजट 2020-21 के अनुसार विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब चलिए जीएनपी के बारे में। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के नागरिकों द्वारा वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। किंतु जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में विदेशी नागरिक को जो देश के भीतर कार्यरत हैं उसकी आय को घटा देते हैं, जबकि विदेश में कार्यरत भारतीय व्यक्तियों का आय जोड़ दिया जाता है। यानी जीएनपी निकालने के लिए विदेशी नागरिकों द्वारा जो हमारे देश में कार्य कर रहे हैं उनकी आय को घटा दिया जाता है, जबकि विदेश में अगर कोई भारतीय व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी आय को हम जोड़ देते हैं। जीएनपी निकालने के लिए आप सूत्र लगा सकते हैं जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध राष्ट्रीय आय। मतलब विदेशों से, अब आइए एनएनपी के बारे। एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो चलिए सूत्र इसका देख लेते हैं। एनपी निकालना हो तो उसका आपका फॉर्मूला होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस
मूल्यह्रास, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास के मान को घटा दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में शुरू हुआ। जो अभी आपको बताया गया था कि 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया था। वो आपका वर्ष 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक समवृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। देश की आर्थिक समृद्धि की जो सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है। दिया गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। ए में है आपका औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। बी में है आपका भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ। सी में है आपका प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। और डी में है आपका कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें पता है कि नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी से शुरू हुई, जिसमें उदारीकरण को अपनाया गया और कहा गया कि उसमें औद्योगिक लाइसेंस की नीति में बदलाव होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए में है आपका सकल घरेलू उत्पाद, बी में है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी में है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और डी में है आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, या बी में है आपका प्रति व्यक्ति आय से, सी में है आपका राष्ट्रीय आय से, या डी में है आपका बेरोजगारी की दर से। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि किसी भी देश में जीवन स्तर की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होती है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। ए में है आपका M.G. रनाडे ने, बी में है आपका सर W. हंटर ने, सी में है आपका R.C. दत्त ने और डी नंबर में है आपका दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1949 में
भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए में है आपका CR राव, बी में है आपका PC महालनोबिस, सी में है आपका BKRV राव और डी में है आपका KN राज। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है आपका DR गाडगिल, बी में है आपका BKRV राव, सी में है आपका मनमोहन सिंह, डी में है आपका YV अलग और ई में है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का आकलन किया जाता है। ए में है आपका योजना आयोग द्वारा, बी में है आपका वित्त आयोग द्वारा, सी में है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या डी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तो NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होती है, किंतु पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? ए में है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, बी में है आपका वित्त मंत्रालय, सी में है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और डी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए में है आपका योजना आयोग के द्वारा, बी में है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा और डी में है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, सी में है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन नंबर डी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी RBI और CSO करती है हमारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर कर दिया गया है। मतलब आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर कौन सा आधार वर्ष अपनाया गया है? ए में है आपका 2011 से 2012, बी में है आपका 2010 से 2011,
सी में है आपका 2008 से 2009 और डी में है आपका 2007 से 2008। तो आपको यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2011 से 2012 जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 2004 से 5, बी में है आपका 2001 से 2, सी में है आपका 2011 से 12 और डी में है आपका 2007 से 8। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2011 से 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ए में है मुद्रा, बी में है जीडीपी, सी में है आपका जनसंख्या, डी में है जीएनपी और ई ऑप्शन में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीएनपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय है। CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और आयात। मतलब C का अर्थ है उपभोग, I का मतलब है निवेश, G का मतलब है सरकारी खर्च, X का मतलब है कुल निर्यात और M का मतलब है कुल आयात। तो आपको अभी बताया गया राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला कि बाई इजकल टू होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यानी ऑप्शन नंबर C होगा। बाई इजकल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है। ए में है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। बी में है आपका यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। सी में है आपका यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। या डी में है आपका यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, चूँकि राष्ट्रीय आय जो होता है वो एक वर्ष में निर्धारित की जाती है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ए में है आपका देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर, बी में है आपका वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, सी में है आपका ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि और डी में है आपका देश के कीमत स्तर में गिरावट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ए में है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, बी में है निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, सी में है प्रति व्यक्ति आय द्वारा और डी में है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या डी में है निव्वल राष्ट्रीय आय। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। ए में है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बी में है आपका राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, सी में है आपका राष्ट्रीय आय समिति द्वारा या डी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो आपको बताया गया था कि वर्तमान समय में तो राष्ट्रीय आय की गणना NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होती है, परंतु पहले राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और कृपया जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।